विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। आइडेंटिफाइंग द डिसेबल्ड एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन। विकलांग बालक। डिसेबल्ड चिल्ड्रेन से तात्पर्य उन बालकों से हैं जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकलांग बालकों की निम्न परिभाषाएं दी हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनमें ऐसी शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। एडलर के अनुसार एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। वह इसकी क्षतिपूर्ति प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। इन सब से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है जो उसके शारीरिक दोषों के कारण है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग बालक फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन वे हैं जिसके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रियां इतनी असामान्य होती है कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में विशेष कठिनाई होती है। उदाहरण स्वरूप दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक या हकलाने वाले बालकों के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है। बालक की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान निम्न प्रकार की जा सकती है। अंग संचालन में दोषयुक्त बालक छात्र। अंग संचालन फिजिकल मूवमेंट के दोषों का संबंध मांसपेशियों, मसल्स और शरीर के जोड़ों जॉइंट से हैं जो अंगों अथवा हाथ पैरों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमताओं वाले छात्रों को शिक्षण की उन गतिविधियों में जिनमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है सीखने में कठिनाई होती है। इस प्रकार का दोष सामान्यतः छात्रों की गर्दन, हाथ, उंगलियों, कमर, पैर आदि में हो सकता है। इस प्रकार के शारीरिक विकारों से युक्त छात्रों को सामान्यतः बैठने, खड़े होने, चलने आदि में कठिनाई होती है। इस प्रकार के छात्र अंग विकृति के कारण प्रायः लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। दृष्टि दोष युक्त छात्र। दृष्टि दोष युक्त छात्रों आई साइट डिफेक्टिव स्टूडेंट्स को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। दृष्टि दोष युक्त छात्र सामान्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं। इनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दृष्टि दोष युक्त छात्रों की भी कई श्रेणियां होती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य दृष्टि दोष होता है, जिनके कारण वे पुस्तकों को झुककर पढ़ते हैं एवं अपनी आँखों को बार बार मलते हैं। आँखों में भेंगेपन के कारण भी कुछ छात्रों को पढ़ने लिखने में कठिनाई हो सकती है। दृष्टि दोष युक्त छात्रों के स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। तीसरा है श्रवण दोष युक्त छात्र।
शैक्षिक बातचीत और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उसके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। श्रवण समस्याओं के कारण वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे बालकों की पहचान करके उनमें सुधार करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाए, जिससे कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रवण दोष युक्त छात्रों स्टूडेंट्स विथ हियरिंग डिसऑर्डर की पहचान सरल है। इसके लिए उनके व्यवहारों का अवलोकन कर उनके स्वास्थ्य की समय पर जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रवण दोष के कई कारण हो सकते हैं। इनका अवलोकन इस प्रकार के दोषयुक्त छात्रों की पहचान में सहायक साबित होता है। इस प्रकार के दोष के कुछ प्रमुख कारण हैं। कान की बनावट में दोष, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में बहुधा दर्द की शिकायत, कानों को बहुधा खुजलाते रहना, अच्छी तरह सुनने के लिए सिर को एक ओर से दूसरी ओर घुमाना, अध्यापक से प्राय निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करना, श्रुति लेख सुनकर लिखना में बहुत अधिक त्रुटियां करना, सुनते समय अध्यापक के चेहरे को बहुत ध्यान से देखना। वाणी दोष युक्त छात्र। वाणी दोष स्पीकिंग डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी है। वाणी से संबंधित समस्या कुछ बच्चों में जन्म के बाद से दिखने लगती है, जो निम्न प्रकार का होता है। बोलते समय वाणी में कठिनाई महसूस करना, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, बोलते समय रुक रुक कर बोलना अर्थात हकलाना, आवाज़ का आवश्यकता से अधिक मोटा एवं पतला होना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाना, बोलते समय वाणी में कठिनाई का परिलक्षित होना। मानसिक रूप से विकलांग बालक की पहचान। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान यह है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है और वे पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान उनके निम्नलिखित व्यवहारों से की जा सकती है। शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर निम्न होना, जल्दी भूलने की आदत या थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भूल जाना, ध्यान में एकाग्रता कंसंट्रेशन की कमी होना, विषय पर कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर पाना, भौतिक मूर्त सामग्री जो दिखाई दे के प्रस्तुतिकरण पर अधिक निर्भरता, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन क्षमता की कमी, तत्काल परिणामों या पुरस्कारों आदि की अपेक्षा करना, असफल होने पर भयग्रस्त होना, आत्मावलोकन सेल्फ इवैल्यूएशन की शक्ति का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव तथा सीमित संप्रेषण कन्वर्जेशन का होना, मांसपेशियों मसल्स के बीच समन्वय में कमी, स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करना, जैसे खाना, पहनना, नहाना आदि को लेकर स्वयं की उचित देखभाल न कर सकना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा। मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इनके माता पिता को भी इनकी समस्याओं से अवगत कराकर उनके सहयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था भी की जा सकती है। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान निम्न प्रकार किया जा सकता है। शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर इनका निदान करने की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। इन बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते।
इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि इस प्रकार के कुछ बालक मानसिक रूप से तेज भी होते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों के समायोजन एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। यदि कक्षा में कोई शारीरिक रूप से अपंग बालक हो तो उसकी कक्षा में प्रवेश एवं उसके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। क्या ऐसे बालकों के लिए कक्षा में विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को भी बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनकी समस्याओं को समझते हुए इन्हें कक्षा में उपयुक्त स्थान पर बैठाया जाना चाहिए ताकि उन्हें कक्षा की कार्यवाही को समझने में कठिनाई न हो। दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को हीन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है, अतः ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपरोक्त सभी समस्याओं की ओर अध्यापक और माता पिता को ध्यान देना अनिवार्य है ताकि ऐसे अपंग बालकों का घर, स्कूल तथा समाज में उचित रूप से समायोजन हो सके और वे किसी पर बोझ न बनकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। अधिगम आसक्तता। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में असक्त अथवा कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार की असक्तता को ही अधिगम असक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। अधिगम असक्तता के प्रकार। अधिगम असक्तता के निम्न प्रकार हैं। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असक्तता अफेजिया और डिस्फेजिया कहलाता है। अफेजिया और डिस्फेजिया। पढ़ने की असक्तता एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया कहलाता है। एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया। लिखने की असक्तता अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑसिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया। शब्दों की वर्तनी संबंधी असक्तता वर्तनी में त्रुटियां जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी एवं सरल के स्थान पर सलड़ लिखना है। गणित संबंधी असक्तता डिसकैलकुलिया कहलाता है। कुछ प्रमुख अधिगम असक्तता है जैसे अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। एलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया है।
अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सॉ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते। एप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकास है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम, मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग में क्षति के कारण होता है। एप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रैक्सिया है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों, माइक्रोडायनामिक स्किल्स में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र नर्व संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अशक्तता संभव है। डिसकैलकुलिया यह ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं: ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति, चित्तवृत्ति हमेशा निम्न रहती है। डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरों लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। तो ये था डिस्मॉर्फिया, मनोविकार, डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था, और डिसकैलकुलिया, गणित की अशक्तता। डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी अशक्तता, और अप्रेक्सिया होता है शारीरिक विकास जिसके कारण मांसपेशियों के संचालन से समित सूक्ष्म गतिक कौशल में अशक्तता, जैसे चलने, टहलने, बोलने में निपुण ना हो पाना। डिसलेक्सिया है जिसका पठन विकार से संबंध है। अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। अब अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान। अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान अत्यंत सरल है। इस प्रकार के छात्रों में निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण होते हैं। छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाई का अनुभव करता है। कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटियां करते हैं। वे शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिखते या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं।
इस प्रकार के छात्र संख्याओं को लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे 12 को 21 एवं 89 को 98 लिखना आदि। मन व्याकुल रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना आदि इनकी समस्याएं होती है। सदैव उदास रहना, गृह कार्य को विलंब से करना, कक्षा में देरी से आना, चतुर प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद पढ़ाई में कमज़ोर होना एवं परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना। कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाना कि वह किसी भी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना तथा शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना, शब्द एवं ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाई तथा शब्दों के उच्चारण में कठिनाई आदि। अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। इनके सुधार के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए। इन बालकों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। संपूर्ण और अंध बालकों की शिक्षा। यदि इनका अंधापन ऐनक लेंस युक्त चश्मे से ठीक ना हो तो इनके लिए विशेष ऐनकों का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि इसके बाद भी इस समस्या का समाधान ना हो तो इसका तात्पर्य है कि बालक पूर्ण रूप से अंधता का शिकार है। ऐसी स्थिति में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की विशेष शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है उनके लिए ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना। इस दोष से युक्त छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था भी सभी सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कम बहरे छात्रों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। इन्हें अपने अध्यापकों के होठों को चलते हुए देखकर संवाद का अनुमान करने में शिक्षित किया जा सकता है, जिसके बाद इन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है। हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों की शिक्षा। दोषपूर्ण वाणी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज़ में बोलना या बिल्कुल ही न बोलना इत्यादि दोष शामिल होते हैं। अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष है। इन दोषों के कारण छात्रों में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कर उनमें सुधार किया जा सकता है। शल्य क्रिया ऑपरेशन के द्वारा भी इस प्रकार के कुछ विकारों का इलाज संभव है। इनसे विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर भी इनका निदान संभव है। इस प्रकार के बालकों को अभिव्यक्ति कौशल में निपुण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता की जा सकती है। अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालक वह होता है जो शारीरिक दोष के कारण अपने शरीर के विभिन्न अंगों का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर पाता। अपंगता से संबंधित विकार बालकों की हड्डियों, ग्रंथियों या जोड़ों जॉइंट्स में होता है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके शारीरिक विकार के अनुरूप विद्यालय में बैठने की व्यवस्था हो। उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे बोझ न बन सके। अपंग बालकों के लिए कृत्रिम अंगों, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की व्यवस्था हो।
अपंग बालकों का संवेगात्मक भावनात्मक समायोजन अपरिहार्य हो ताकि उन्हें अनुभव न हो कि वे उपेक्षित हैं। उनके अंदर उत्पन्न हीन भावना को दूर करने में शिक्षकों, समाज एवं परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा, अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान, अधिगम अशक्तता, विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान, मानसिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग बालक। क्रो एवं क्रो ने कहा था ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो साधारण क्रिया नहीं कर रहा था वो विकलांग बालक कहलाता है। और ए एडलर ने कहा था कि जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता भावना की उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक की थोड़ी सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। वह उनकी क्षतिपूर्ति प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। तो ये ए एडलर ने कहा है। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग बालक ऐसे होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, केवल शारीरिक रूप से, केवल संवेगात्मक। इसका आंसर हो जाएगा 4। मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। इसको बनाएंगे और एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ तो ये क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है। अंग संचालन में दोष युक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? अंग संचालन से दोषयुक्त छात्रों को जो है ना बैठने की समस्या होती है। तो इसका 3 का हो जाएगा एक आंसर। देख लेते हैं 3 का 1 है कि नहीं। 3 का 1 नहीं 3 है। 3 का 3 है। अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या लिखने की समस्या होती है, यानी वो अपने अंग से कोई कार्य नहीं कर सकता तो वे लिख नहीं सकता है। और 2 का 3 सही है। 1 का मैंने 4 कहा था वो भी सही है। अब है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसका भी हम लोगों ने पढ़ा था देहरादून में। तो देखते हैं 4 का 3 सही है, देहरादून में।